The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग साइंस पर्सपेक्टिव से सोचो, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री को, जैसे कि आप लोग को पता है कि क्वांटम केमिस्ट्री को आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ते हो और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को आप मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ते हो। तो अगर कोई टॉपिक माइक्रोस्कोपिक स्केल को और माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ने वाली चीज़ों को आपस में कनेक्ट करे तो कितना इंपॉर्टेंट है वो साइंस पर्सपेक्टिव से ये आप लोग सोच सकते हो। लेकिन अगर बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ, एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। CSIR नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या फिर टीफर का एग्जाम हो, आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, हर साल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हो या फिर क्या लिमिटेशन रही क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की, और कैसे आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक्स के साथ कनेक्ट करता है। इन सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने RJ अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं हमारी क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक व्यू से भी और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए कैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल CSIR नेट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो 2 क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के हों या फिर एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन हर साल आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। मैं बात करता हूँ ऑफिशियल सिलेबस की, तो CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम के अंदर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री को 14 यूनिट्स गिवन है, जिनमें से 4 यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री की है, 1 यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स की है और 1 यूनिट आपके पास है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। अब मैंने आपको क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट क्यों बताई है, मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स की यूनिट क्यों बताई है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्वांटम केमिस्ट्री को और थर्मोडायनामिक्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसीलिए ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सबसे बड़ी यूनिट, एक तो क्वांटम केमिस्ट्री और एक थर्मोडायनामिक्स, इन दोनों यूनिट को आपस में कनेक्ट करने वाली जो आपके पास यूनिट है वो है आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। कैसे कनेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री जिसको आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर पढ़ते हो, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जिसको आप लोग मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा कोर्स है, कोई आपके पास ऐसा टॉपिक है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल को आपस में कनेक्ट करता है, तो वो है आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ IIT जैम की, तो IIT जैम के अंदर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपके पास नहीं है। वहाँ पर आप लोग क्या पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ केमिकल थर्मोडायनामिक्स या फिर आप उसे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोल सकते हो। तो जैम के बच्चों के लिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का ये जो पूरा कोर्स है, आप चाहो तो इस कोर्स को नहीं पढ़ सकते। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो ऑफकोर्स आप इस कोर्स को भी देख सकते हो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ किसी एग्जाम के लिए लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। अगर आप लोग इस टाइम कोई और BSc भी नहीं कर रहे हो, MSc भी नहीं कर रहे हो, तब भी आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए लिमिटेड नहीं होता। बाकी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो IIT जैम के अंदर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपको नहीं गिवन है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स आपको गिवन है। और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के RJ अकेडमी चैनल के ऊपर आप लोगों को 30 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे अभी तक। बाकी 3-4 लेक्चर्स अभी उसके और भी आने हैं, तो आप लोग उस
उस पूरे कोर्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा कोर्स आपके सिलेबस के अंदर है। ये बात मैंने IIT JEM वाले बच्चों के लिए बताई है। अब बात करते हैं जो लोग CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस गेट के अंदर भी आते हैं और क्वेश्चंस आपके CSIR नेट के अंदर भी आते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑफ कोर्स कोई ना कोई कमी रही होगी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में, इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की। फिर बात करेंगे कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं इस टॉपिक को, क्या पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, यानी कि हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका सिलेबस गिवन है। CSIR नेट JRF का जो आपको ऑफिशियल सिलेबस गिवन है उसके हिसाब से पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और जनरली जो आपके गेट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इसी सिलेबस के अंदर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है CSIR नेट के लिए भी और गेट के लिए भी। जितना भी कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारा की सारा आपका CSIR नेट और गेट के सिलेबस के अंदर का भी है। ना ही हम कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ना ही हम लोग कुछ भी कम पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। मैं बात करता हूँ कितने लेक्चर्स आने वाले हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के, तो समथिंग अराउंड 9 to 10 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन स्कोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको 9 या 10 लेक्चर्स अगर आपको एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स स्कोर कराते हैं तो वो एक अच्छी यूनिट आपके लिए हो सकती है और आपको समझ में भी आएगी। पूरी कंसेप्चुअल यूनिट है, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ भी क्रैम नहीं करना है, सब कुछ जो है आपको यहाँ पर समझना है, समझ कर ही आपको चीज़ों को करना है। आज का जो ये लेक्चर है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग क्या करते हो और कैसे करते हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया, आज का ये लेक्चर अगर आपको पूरा की पूरा लेक्चर आपने अच्छे से देखा, आपको समझ में आया, तो पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप लोगों ने आज का ये लेक्चर मिस किया और आप लोग डायरेक्टली सेकेंड लेक्चर के ऊपर या फिर थर्ड लेक्चर के ऊपर जंप कर गए हो, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूलेज को डायरेक्टली क्रैम करने पड़ेंगे। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आप वो फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर का बेसिक या फिर इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करने वाले हैं कि आखिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वही 2 चीज़ लिखी हुई जो मैं हर कोर्स में आपको बताता हूँ कि वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैं आपसे अक्सर हर एक कोर्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किसी भी चैप्टर को क्यों पढ़ते हो। जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट कराया तो मैंने आपको बताया कि क्वांटम केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म आप क्यों पढ़ते हो। तो उसके साथ साथ हम लोग जिक्र करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो भी पढ़ना है वो रिलेटिव होना चाहिए, जो आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है वही आप पढ़ो। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर सब्जेक्ट छोटा नहीं होता। अगर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को आप पढ़ने बैठोगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 9-10 लेक्चर के अंदर ये खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जो आपको सिलेबस के अंदर गिवन है सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़िए, ताकि आप लोगों को एग्जाम की तैयारी भी आपकी क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। एक्स्ट्रा पढ़ने बैठोगे तो एक्स्ट्रा तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप 10-15 बुक पढ़ लो, 15-20 बुक पढ़ लो, टॉपिक के अंदर और डीप चले जाओ। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आप एनसेम्बल हाइपोथेसिस उसको भी पढ़ सकते हो इसके अंदर, जो कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है। वो एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन हर एक चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, तो पढ़ने को तो फिर आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपका सिलेबस में गिवन है वो हर एक पॉइंट अच्छे से यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। अब हम इसके क्यों पढ़ते हैं उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग क्यों स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो। सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया हुआ है। ये सिलेबस जो है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वहां पर सिलेबस को लिखा हुआ है। सिलेबस में आपके पास सबसे पहला चीज लिखी हुई है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, partition functions and their relation to thermodynamic quantities, calculations for model system। ये आपके पास सिलेबस लिखा गया है और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या इस सिलेबस के अलावा किसी और पार्ट से कभी क्वेश्चन आए हैं? तो हाँ, 1-2 बार क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं। एनसेम्बल हाइपोथेसिस से भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आप लोगों के टीफर एग्जाम के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। गेट के अंदर 1-आध क्वेश्चन आया होगा, लेकिन टीफर के अंदर तो क्वेश्चन एनसेम्बल हाइपोथेसिस से भी आते हैं। लेकिन ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इसका सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ही हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हाइपोथेसिस तभी पढ़ सकते हो जब आपको
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पहले से ही आती हो, तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, अभी हमें हर चीज़ नहीं आती, तो शायद आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर पाओगे। क्या होता है एनसेम्बल हाइपोथेसिस, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। पूरे ही सिलेबस को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ जो भी आप लोग इस चैप्टर के लिए पढ़ने वाले हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स लिखी हुई है। पठारिया स्टैटिस्टिकल की एक अलग से बुक आती है, अच्छी बुक है ये, यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। मूलचंद गुप्ता है, लैंडाउ है, एंजल एंड रीड है। ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये आपके पास है इंडियन ऑथर के अंदर, ये आप पढ़ते हो। साथ साथ के एल कपूर और पूरी शर्मा को तो आप लोग पढ़ते ही हो। तो ये जो आपके पास 4 बुक्स यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखी हुई है, पठारिया स्टैटिस्टिकल, मूलचंद गुप्ता, के एल कपूर और पूरी शर्मा, ये 4 बुक जो है ये आपके पास है इंडियन ऑथर के अंदर। इन सभी बुक्स के अंदर आप लोगों को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को। उसके बाद कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है फॉरेन ऑथर की भी। लैंडाउ आपके पास है, एंजल एंड रीड है, इनकी आपके पास केमिस्ट्री के अंदर इन लोगों का बहुत ज़्यादा बुक्स इनके पास हैं लोग। तो आपको इसकी स्पेशल जो आपके पास बुक है काइनेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक के अंदर सिर्फ काइनेटिक्स गिवन है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स गिवन है, तो वो बुक आप लोग इसके लिए पढ़ सकते हो। कुक्सी पढ़ सकते हो आप लोग, साइमन एंड मैक्यूरी भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो इंडियन ऑथर्स की बुक आपके पास हो गई, फॉरेन ऑथर की बुक आप लोग आपके पास हो गई। तो आप इनके अंदर से कोई भी बुक आप लोग उठा सकते हो, किसी भी बुक को आप लोग पढ़ सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप लोग किसी भी पर्टिकुलर बुक को ले सकते हो, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस YouTube चैनल के ऊपर आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आरजे एकेडमी के थ्रू, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, या फिर आपके टीफर एग्ज़ाम के लिए, या फिर अदर आपके PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपके लिए ये सारा कंटेंट क्या होगा, सफिशिएंट होगा। बाकी अगर आप लोग किसी बुक को रेफ़र करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 7-8 बुक लिख दी है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हो। अब चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चैनल के ऊपर अपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस इसने स्टार्ट किया है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो मोटा मोटी बात यहाँ पर लिखी हुई है, सब चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई, सिर्फ 3-4 लाइन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है। तो डायरेक्ट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से पहुँचने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की, कि आखिर आप लोग इसके अंदर करने क्या वाले हो। इसीलिए जिस तरीके से हम लोग कवर करेंगे वो एक अलग तरीका होगा, अलग सीक्वेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। लेकिन आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, वो पार्ट अभी बचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल आपके कब डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, कब इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, किस तरीके से आप लोग उनको अरेंज कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे एनसेम्बल हाइपोथेसिस का, जिसके अंदर आप लोग कैनोनिकल पढ़ने वाले हो, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। इनके बारे में सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके गेट के अंदर और टीफर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं। बाकी एनसेम्बल हाइपोथेसिस वही लोग पढ़ सकते हैं जिनको पहले से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आती हो। अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की, तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जब खत्म हुई उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस साइंटिस्ट को लगा कि यार इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, तो उन्हें ज़रूरत पड़ी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की। लेकिन जिस टाइम पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आई थी उस टाइम के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री नहीं थी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ जिस इरा के अंदर आप लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ चुके थे, या आप लोगों ने केमिकल थर्मोडायनामिक्स, मैं बात कर रहा हूँ जब साइंटिस्ट लोग इसकी डिस्कवरी कर रहे थे, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स पहले डिस्कवर हुआ था। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ये सब चीज़ें उस टाइम के ऊपर नॉन थी। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ लिमिटेशन रही, कुछ लिमिटेशन समझ में आई, और उसी के बाद आपके पास क्या आपके पास सामने क्या आई, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आई। लेकिन जिस टाइम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स थी इस टाइम के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री कहीं पर भी नहीं था, यानी कि क्वांटम के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स ने कुछ लेवल के ऊपर डेवलपमेंट की तो आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री भी आने लग गई, और क्वांटम केमिस्ट्री के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स उसके बाद डिस्कवर हुए। और एक बार क्वांटम केमिस्ट्री को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर फिर से बहुत सारी क्या हुई, डेवलपमेंट होने लग गई, और उसके बाद आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से पढ़ने लगे, अच्छे से समझने लगे। इसीलिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को आप लोग 2 तरीके से पढ़ते हो, एक बिफोर क्वांटम जो कि आपके पास ये रही, जो कि काफ़ी डेवलप्ड नहीं थी, और एक आफ्टर क्वांटम जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं,
हम लोग आफ्टर क्वांटम वाली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। बिफोर क्वांटम वाली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, और एनसेम्बल हाइपोथेसिस आपकी कहाँ पर आती है? बिफोर क्वांटम के अंदर ही आती है। अब क्वांटम केमिस्ट्री के आने के बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या चेंज आया, उन सब चीज़ों की बात थोड़ी देर के अंदर करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ जाओ कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को हम लोग दो इरा के अंदर पढ़ते हैं, एक बिफोर क्वांटम और एक आफ्टर क्वांटम। तो जो बिफोर क्वांटम थी वो जनरली आपकी एनसेम्बल हाइपोथेसिस के ऊपर बेस थी, लेकिन जो आफ्टर क्वांटम थी जिसको आप लोग, जो कि बेस थी आपकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो आप लोग जिसको पढ़ते हो वो आप लोग पढ़ते हो बोल्ट्जमैन फैक्टर या फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर, उस चीज़ को आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। और यही पार्ट आपका सिलेबस के अंदर गिवन है। जो पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सिलेबस के अंदर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के बाद ही आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स थोड़ी सी डेवलप्ड हुई, और आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को आप लोग दो तरीके से पढ़ सकते हो। पहला क्या है? एनसेम्बल हाइपोथेसिस, और दूसरा क्या है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी एनसेम्बल थी ये थी बिफोर क्वांटम केमिस्ट्री, जब क्वांटम केमिस्ट्री नहीं आई थी, उससे पहले की स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। और ऐसा माना जाता है कि पहले की स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पहले से ही आनी चाहिए, तो वो हम लोगों को आती नहीं। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? आफ्टर क्वांटम केमिस्ट्री जो आपकी स्टैटिस्टिकल के अंदर डेवलपमेंट हुई है, हम लोग उसे पढ़ते हैं, और उसे हम पढ़ते हैं थ्रू द मॉडल ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब चीज़ों को डिटेल के अंदर बात करेंगे। अभी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पार्टीशन फंक्शन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टीशन फंक्शन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन फॉर वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक एंटिटीज़। जो आपके पास थर्मोडायनेमिक एंटिटीज़ है, H है, G है, A है, U है, P है, V है, S है, T है, जितने भी आपके पास एंटिटीज़ है, CP भी आप यहाँ पर कर सकते हो, वर्क डन भी ले लो, CV भी ले लो, ये सभी चीज़ें जितनी भी आपके पास थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ है, इसका रिलेशन पार्टीशन फंक्शन के साथ, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे, जहाँ पर लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जो आप लोग कर्व बनाते हो इस टाइप का, ये जो आप कर्व बनाते हो, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का भी जिक्र हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को भी देखेंगे। क्यों देखेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को, उसकी भी हम लोग थोड़ी देर के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम लोग ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर नहीं पढ़ते, बाकी जबकि हम लोग इसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट फिनोमिना आपके पास क्या होता है? जैसे कि आपका विस्कोसिटी हो गया, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। विस्कोसिटी के अंदर क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, गैस आपकी कहाँ जा रही होती है? मूव कर रही होती है। मान लीजिए कि ये आपके पास पाइप है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, तो लिक्विड आपका क्या करेगा? यहाँ पर मूव करेगा। इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो आपके पास बहुत टाइप के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होते हैं। विस्कोसिटी उसका एक एग्जांपल है, थर्मल कंडक्टिविटी उसका एक एग्जांपल है। तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। उन सभी चीज़ों को आप लोग कहाँ कवर करते हो? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर कवर करते हो। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, इस तरीके से हम लोग पूरे चैनल के ऊपर कवर करेंगे। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। इस सीक्वेंस के अंदर हम लोग आरजे एकेडमी चैनल के, आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। अब बात करता हूँ कितने लेक्चर्स आपके पास आएंगे। तो आपके पास 9 to 10 लेक्चर्स डेडिकेटेड किए जाएंगे आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर होंगे, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। कुछ भी चीज़ यहाँ पर क्रैम करने की आपको नहीं मिलने वाली है। तो आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि आखिर वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, की आखिर हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ कमी रही होगी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तभी आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या करा। अगर आप लोगों ने पूरा कोर्स थर्मोडायनामिक्स का देख लिया है तो आप लोगों ने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग आखिर क्या कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोगों ने पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है? चेंज निकाला है। अगर मैं बात करूं H की, तो हम लोगों ने वहाँ पर DH निकाला है, हम लोगों ने वहाँ पर DG को निकाला है, हम लोगों ने वहाँ पर DA को निकाला है, हम लोगों ने वहाँ पर DU को निकाला है। हम लोगों ने वहाँ पर इन चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाली। हम लोगों ने कहीं भी H को नहीं निकाला, हम लोगों ने कहीं भी G को नहीं निकाला, हम लोगों ने कहीं भी A को नहीं निकाला, और हम लोगों ने कहीं भी U को नहीं निकाला। अगर आप लोगों ने पूरे कोर्स को अच्छे से फॉलो किया है तो हम लोगों ने एक जगह U को कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको वहाँ पर बताया
था कि वो टॉपिक आपका क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का नहीं है, वो टॉपिक आपका किसका है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का है। इसका मतलब पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग सिर्फ चेंज ही निकालते रह गए। आप लोगों ने DH को निकाला, DG को निकाला, DA को निकाला, DU को निकाला, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की आपकी एंथैल्पी क्या होती है वो चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं की। आप लोगों ने सिर्फ जब आपका कोई भी मैटर आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर गया है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पोंडिंग आप लोगों ने सिर्फ चेंज को वहाँ पर निकाला है, आप लोगों ने वहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं कैलकुलेट किया। तो ये एक बेसिक कमी थी थर्मोडायनामिक्स की, इसीलिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ी। स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग G को कैलकुलेट करते हैं, A को करेंगे, U को करेंगे, और अब इन सभी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये आपकी थी कमी नंबर 1, ये आपकी पहली कमी थी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब बात करते हैं कि सेकंड लिमिटेशन क्या रही होगी थर्मोडायनामिक्स की। जब भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं थर्मोडायनामिक्स के तो वहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा आपको पहले से ही प्रोवाइडेड था। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस आपका यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपको CP भी गिवन होता है और CV भी गिवन होता है। आपने पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर ना तो CP को कैलकुलेट किया है, ना ही आपने CV को कैलकुलेट किया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि इस सब्सटेंस का जो आपका CP है उसका CP आपका 0.712 है। तो लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, ये आप लोगों ने CP कहाँ से कैलकुलेट किया, इसका जवाब थर्मोडायनामिक्स के पास नहीं था। तो इसके जवाब के लिए हम लोग किसके पास आते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के पास आते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से निकाल सकते हैं। अब मैंने जो वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है एक बार उसको समझते हैं कि आखिर मैंने वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन वेरियस मोलर प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग मोलिकुलर प्रॉपर्टी इनटू अकाउंट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसी भी सब्सटेंस की, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, अगर मैं इस 1 मोल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस मोल के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर आपके पास क्या होंगे 6.023 × 10⁻23 आपके पास क्या है, इसके अंदर मोलिक्यूल्स हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो इस सब्सटेंस को बाहर से पढ़ लो और उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लो, या फिर आप उस सब्सटेंस के अंदर जाओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, मोलिकुलर लेवल के ऊपर जाओ और हर एक मोलिक्यूल को, जितने भी आपके पास ये मोलिक्यूल हैं, इन मोलिक्यूल्स की स्टडीज करो और इस मोलिक्यूल की स्टडी करके इस पूरे सब्सटेंस की मोलर प्रॉपर्टीज को बताओ। देखिए डिफरेंस होता है मोलर प्रॉपर्टी के अंदर और मोलिकुलर प्रॉपर्टीज के अंदर। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, मोलर प्रॉपर्टी है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, मोलिकुलर प्रॉपर्टी है। मोलिकुलर प्रॉपर्टी है। देखिए बहुत बेसिक ये लेक्चर रहेगा स्टैटिस्टिक्स थर्मोडायनामिक्स का, जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर आप लोग यहां पर क्या करते हैं। मोलिकुलर प्रॉपर्टी होती है मोलिक्यूल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है, मोलिक्यूल से रिलेटेड, और ये होती है पूरे मोल से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए आपके पास क्या है 1 मोल आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और आप इंटरेस्टेड हो इस सब्सटेंस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि आप लोग चाहते हो कि इसकी एंट्रोपी निकल जाए, इसका टेम्परेचर बता दो, इसका प्रेशर बता दो, वॉल्यूम बता दो, एंथैल्पी क्या है इसकी, जी क्या है, ए क्या है, यू क्या है, आप लोग इंटरेस्टेड हो इसकी उन प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए। लेकिन आप लोगों ने पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या किया, डेल्टा एच को कैलकुलेट किया, या फिर आप बोल सकते हो डी एच को कैलकुलेट किया, आप लोगों ने डी ए को कैलकुलेट किया, आप लोगों ने डी यू को कैलकुलेट किया, और ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने कैसे की, इस सब्सटेंस को मैक्रो स्केल के ऊपर देख करके, यानी कि आप लोगों ने इसकी मोलर प्रॉपर्टीज को किया। इस सब्सटेंस के मोलिकुलर लेवल के ऊपर आप लोग नहीं गए, सिर्फ बाहर से, यानी कि आप लोग इसके मोलर लेवल के ऊपर आप लोगों ने इसकी स्टडी की और आप लोगों ने चेंज को निकाल लिया, चेंज इन एंथैल्पी को निकाल लिया, चेंज इन आप लोगों ने हेल्महोल्ट्ज़ को निकाल लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल लिया, चेंज इन गिब्स को निकाल लिया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर निकाल ली, यानी कि आप लोगों ने मोलर स्केल के ऊपर पढ़कर, मोलर स्केल के ऊपर आपने उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया और आप लोगों ने डी एच, डी ए, डी यू को निकाल लिया। लेकिन अगर आप लोग एच की वैल्यू निकालना चाहो, ए की वैल्यू निकालना चाहो, यू की वैल्यू को निकालना चाहो, तो वो आपकी मोलर स्केल के ऊपर पॉसिबल नहीं है।
उसके लिए आपको सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास ये कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के अंदर क्या होंगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास ये 1 मोल सब्सटेंस है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, आपके पास 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके बराबर होता है वो, एवोगैड्रो नंबर इसको आप लोग बोलते हो। कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास सब्सटेंस क्या है, 1 मोल सब्सटेंस है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको आप लोग मोलर स्केल के ऊपर ऑब्जर्व करके आप लोगों ने कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपका DH, DA, DU, DG या फिर प्रेशर आप लोगों ने निकाल लिया था, वॉल्यूम आप लोगों ने निकाल लिया था, वो सब चीज़ें आप लोगों ने निकाल ली थी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिसके लिए आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि जो आपके ये अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हर एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके बाद ही आप लोग इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को, पूरे मोल की प्रॉपर्टी को बता पाओगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए आप लोग मोलर स्केल के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जिसको आप लोग कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब आप उसे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। अब आप कह सकते हो कि सर आपके पास जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 1 मोल आयरन सब्सटेंस है। अगर 1 मोल मेरे पास आयरन सब्सटेंस है तो इसके अंदर क्या होंगे, 6.023 × 10⁻23 क्या होंगे, आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। सीधी सी बात है, आयरन क्या होंगे, आयरन के एटम होंगे। आयरन क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो इसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे क्या हैं, आयरन के ही एटम है। लेकिन क्या आपके पास सारे के सारे एटम सेम तरीके से बिहेव करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर आपका क्या कर रहा है, वाटर आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस पूरी पाइप के अंदर क्या है, पानी है। मान लीजिए आपके पास 25 लीटर पानी है इस पाइप के अंदर। 25 लीटर पानी जो है पाइप से इस A एंड से B एंड की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस 25 लीटर पानी के अंदर तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, अंदर बहुत सारे क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल होगा, और आपका यहाँ पर भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल होगा। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, सेम है। सारे सारे मॉलिक्यूल क्या है, एकदम आइडेंटिकल है। लेकिन क्या इनका बिहेवियर सेम होगा? क्या जब भी आप पाइप के अंदर कोई भी पानी अब आपका फ्लो करता है तो आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि जो पानी सेंटर के अंदर होगा ये आपका तेज़ फ्लो करता है, ये क्या करता है, आपका तेज़ फ्लो करता है। लेकिन जो पानी आपके बाउंड्रीज़ के ऊपर होते हैं ये क्या करते हैं, धीरे फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, ये धीरे फ्लो करते हैं। तो आपके मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हो सकते हैं लेकिन उनका बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर आपके पास किसी चैम्बर के अंदर, किसी भी चैम्बर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो जो मॉलिक्यूल आपके वॉल के पास होंगे, कंटेनर के वॉल्स के पास होंगे, तो ये अलग तरीके का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपके सेंटर के अंदर होंगे ये अलग तरीके का प्रेशर क्या कर रहे होंगे, एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग क्या कर रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से बिहेव करता है तो आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर ही जाना पड़ेगा। आप इसे मोलर स्केल के ऊपर ऑब्जर्व कर नहीं बता सकते। अब आगे पढ़ते हैं, मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार जो मैंने आपको बताया अभी उसको दोबारा से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है Classical thermodynamics cannot explain various molar property without taking molecular property into account। आप लोग molecular property को अकाउंट में मतलब molecular property के बारे में मत सोचो और आप लोग DA को कैलकुलेट कर पाओगे, DHO कर पाओगे, DU कर पाओगे, आप लोग सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, DG को भी आप लोग क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने molecular property को अकाउंट के अंदर नहीं लिया, molecular property के ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग A को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप लोग H को कैलकुलेट नहीं कर सकते, U को कैलकुलेट नहीं कर सकते, G को कैलकुलेट नहीं कर सकते, S को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, पूरी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोगों ने सिर्फ चेंज निकाला है। DS एंट्रोपी का भी क्या निकाला है, चेंज ही निकाला है। DQ हीट का भी क्या निकाला है, चेंज ही निकाला है। क्या निकाला आप लोगों ने, सिर्फ चेंज ही निकाला है। तो चेंज आप लोग निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को बिना सोचे समझे, बिना उसके ऊपर ध्यान दिए। लेकिन अगर आप लोग इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज को निकालोगे
तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स इज लिमिटेड इन, क्या लिमिटेड है, लिमिटेड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेबल्स एंड पोटेंशियल, HGAU एस भी बोल सकते हो, टेम्परेचर भी बोल सकते हो, प्रेशर भी बोल सकते हो। इन सब चीज़ों को थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेबल्स आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए थे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पर आप लोग चीज़ों को मोलर स्केल के ऊपर क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनामिक्स इज लिमिटेड इन डिटरमाइनिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड्स के ही, अगर आप लोग सॉलिड की हीट कैपेसिटी अगर आप लोगों ने निकाल ली तो आप लोग क्या कहते हो कि सॉलिड की और लिक्विड की जनरली क्या आपस में ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद लिक्विड को वेपराइज करके आप लोग गैस की सीपी भी निकाल सकते हो, उसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं। लिक्विड को वेपराइज करो, DH का जो आपका फॉर्मूला आपको पता है क्लासिकल के अंदर क्या होता है, वो NCPDT होता है। तो जब आप लोग लिक्विड को वेपराइज करोगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग गैस का CP भी निकाल सकते हो। अगर आपका सॉलिड का निकल गया तो आप लोग लिक्विड का और गैस का निकाल सकते हो। लेकिन क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स सॉलिड का ही हीट कैपेसिटी निकालने के अंदर फेल हो गया था, वो वहाँ पर उन चीज़ों को नहीं निकाल पाया था। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर किए थे वहाँ पर आप लोगों को CP का CV का डेटा आपको क्या था, गिवन था, उसको चीज़ों को आप लोगों ने कहीं भी नहीं निकाला था। लेकिन जब आप लोगों ने CV को निकाला था विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू की हेल्प से, उस केस के अंदर वो टॉपिक आपका क्या था, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो कि किसका टॉपिक था, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्लासिकल थर्मो के अंदर और स्टैटिस्टिकल थर्मो के अंदर। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स इज लिमिटेड इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरियस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना लाइक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन एक्सेट्रा। इसके बारे में मैंने अभी बात किया। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास पाइप है, आपके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपका ये वाला मॉलिक्यूल होगा और आपका जो ये मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है और ये मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल C है। तो ये तीनों आपके अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। जब भी आपके मॉलिक्यूल्स कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो उन फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बोलते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, आपकी हीट ट्रांसफर हो रही होती है। विस्कोसिटी के अंदर आपका क्या हो रहा है, जो आपका ये वाटर है जो फ्लो हो रहा होता है, इसके अगेंस्ट आप लोग क्या पढ़ते हो, विस्कोसिटी को पढ़ते हो। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंदर आपका क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर डिपेंडेंस को नहीं निकाल पा रहा था। और कैसे निकालेगा, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे एट मॉलिक्यूलर लेवल। और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने कुछ भी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर नहीं पढ़ा। हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है कहाँ पढ़ी है, वो मोलर स्केल के ऊपर पढ़ी है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, इन स्टैटिस्टिकल थर्मो द कोर एरिया इज टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल माइक्रोस्कोपिक। देखिए जितनी भी आपके पास थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेबल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास P हो गया, V, S, T, H, G, A, U, ये सारे के सारे आपके जो थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेबल्स हैं जिसको आप लोग मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ते हो, इनकी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री कर सकते हो। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने चीज़ को कहाँ पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ा था। और पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या निकाल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही कैलकुलेट करते रह गए। आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड थे बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर निकालने में, जब वो क्या हो, मोशन के अंदर हो। और बिहेवियर से हमारा मतलब था वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। अब वैल्यू ऑब्जर्वेबल आपके पास क्या क्या हो सकती है, आपके पास पोजीशन हो सकती है, आपके पास मोमेंटम हो सकता है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, आपके पास टोटल एनर्जी हो सकती है। देखिए गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा तो आप लोग शायद स्टैटिस्टिकल थर्मो को समझ नहीं पाओगे अच्छे से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आरजे एकेडमी के चैनल के ऊपर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप लोग एटलीस्ट क्वांटम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखाओ, ताकि आप लोग ये समझ जाओ कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। आपको क्वांटम केमिस्ट्री के समथिंग अराउंड 50 to 60 लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर आपको देखने के मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से आप लोगों को बेसिक आपको चीज़ें पता है कि आखिर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हो, कैसे करते हो, जो कि मैंने आपका लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग समझ जाओगे कि पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सिर्फ इन्हीं ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे थे। और इन ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद भी हमें सिर्फ क्या मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलती है, एनर्जी ही मिलती है। वो कैसे मिलती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग मिलती है। देखिए, आप क्वांटम केमिस्ट्री में क्या निकाल रहे थे, पोजीशन निकाल रहे थे,
एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे, मोमेंटम आप लोग निकाल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, टोटल एनर्जी आप लोग निकाल रहे थे और क्या निकाल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग निकाल रहे थे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने कहाँ निकाली है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने इन्हें कैलकुलेट किया है। तो पोजीशन की वैल्यू की आप क्या करते हो, पोजीशन की वैल्यू से आप लोग निकाल सकते हो किस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम की किसी क्या निकाल सकते हो आप लोग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो। पोटेंशियल मोमेंटम से क्या निकाल सकते हो आप लोग, काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, p²/2m। उसी तरीके से आप लोग L की वैल्यू से क्या निकालते हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हो। पोजीशन की हेल्प से आप क्या निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो। तो इन तीनों ऑब्जर्वेबल से आप लोगों ने क्या निकाला, फाइनली एनर्जी को निकाला। और बाकी जो आपके पास ये नीचे 3 टर्म है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो क्या है आपके पास, एनर्जी है ही। इसका मतलब पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स को ही कैलकुलेट करते रहे कि आपके पास किस टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं, उन्हीं को हम लोग पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करते रहे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्वांटम केमिस्ट्री को और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को कनेक्ट करता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की एंटिटीज़ को, यानी कि जो आपके पास ऑब्जर्वेबल्स हैं थर्मोडायनामिक के, P, V, S, T, H, G, A, U, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि आप कहाँ पढ़ते हो, माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर पढ़ते हो। और पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स हैं। इसका मतलब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एनर्जी लेवल्स की हेल्प से आपके प्रेशर को, वॉल्यूम को, एंट्रोपी को, टेम्परेचर को, H को, G को, A को कैलकुलेट कर देगा। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के बाद आपका थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और पोटेंशियल को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अभी तक आप लोग क्या निकाल रहे थे, ds निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे, किसके वेरिएबल था वो, प्रेशर का था, वॉल्यूम का था, उनके आप लोगों ने वहाँ पर फॉर्मूले देखे थे। उन फॉर्मूले की हेल्प से आप लोगों ने ds को कैलकुलेट कर लिया, dh को कैलकुलेट कर लिया, dg को कैलकुलेट कर लिया, da को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब आप लोग इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को निकालने वाले हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर जो पढ़ते हो, यानी कि जो आप एनर्जी लेवल्स को पढ़ते हो, जो कि क्वांटम केमिस्ट्री में आप लोगों ने निकाल रखे हैं, उन एनर्जी लेवल की हेल्प से आप लोग थर्मोडायनामिक की एंटिटीज़ को निकालने वाले हो। तो थर्मोडायनामिक्स की तरफ देखने का नज़रिया ही आपका चेंज हो जाएगा जब आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई उनको पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मो एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो ये आपके पास सब्सटेंस है मोलर स्केल के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है तो 6.023 × 10⁻23 क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप लोग मोलर स्केल के ऊपर पढ़कर भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर सकते हो, वो आपकी क्या रहेंगी, सही रहेंगी। जैसे कि DH, DA, DU, DG, आपके DS, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट की थी। कहाँ से आपने स्टडी की थी, इसकी मोलर स्केल के ऊपर आप लोगों ने इसकी स्टडी की थी और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल गई थी। DQ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मोलर स्केल के ऊपर आपने ऑब्जर्व की और आप लोगों की सारी चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो इन प्रॉपर्टीज़ को, इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मोलर स्केल के ऊपर स्टडी करके। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, अगर आप लोग इन्हीं चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, Q, H, A, U, G, S, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग का मोलर स्केल से काम नहीं चलेगा, आपको मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर जाना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। स्टैटिस्टिकल थर्मो एक्सप्लेन्स द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। देखिए बहुत बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि आखिर हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, तो आपको पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ आएगी, ये गारंटी है। बस आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलिए कैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज द बिहेवियर ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल इज नॉट सेम। इसकी बात मैं कर चुका हूँ। पाइप के अंदर आपका पानी फ्लो कर रहा था, पाइप के अंदर क्या कर रहा था, आपका पानी फ्लो कर रहा था। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पाइप के बिल्कुल साथ में है ये धीरे मूव करता है, जो सेंटर में वो तेज मूव करता है, और जो आपके पास यहाँ पर है ये अलग तरीके से मूव करता है। तो जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे आइडेंटिकल है, लेकिन वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इन
ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को पढ़ते हुए आप इसे मोलर स्केल के ऊपर ऑब्जर्व करके कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मोलिकुलर स्केल के ऊपर ये मोलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आपको मोलिकुलर लेवल के ऊपर जाकर ही इनको पढ़ना पड़ेगा। So as the behavior of two identical particles is not same, we take the average of particle observables to determine the thermodynamic property. So statistical thermodynamics is result of probabilistic theory. इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। हम लोग उन प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं जिनको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो जब आप लोग इस चीज़ को क्या करो, मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर पढ़ो। अब एक मोल के अंदर तो भाई आपके पास 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिर्फ इसके अंदर है, एक मोल की बात कर रहा हूँ। अब एक मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या आप हर एक मॉलिक्यूल को सेपरेटली पढ़ सकते हो कि ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, दो मॉडल्स हैं। मॉडल आपके पास क्या क्या है? पहला मॉडल आपके पास है एन्सेम्बल हाइपोथेसिस और दूसरा मॉडल आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका पहला मॉडल है एन्सेम्बल हाइपोथेसिस, ये बिफोर क्वांटम है, क्वांटम के आने से पहले का मॉडल है। इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को स्टैटिस्टिकल पहले से ही आनी चाहिए, तो आप लोग इस मॉडल को नहीं पढ़ते हो। उसके बाद जो आपका सेकंड मॉडल है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। उसके वो क्या करता है, वो एनर्जी लेवल्स के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी हेल्प से थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को निकालेगा। क्या आप दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। जो आपका सेकंड मॉडल है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या करता है, एनर्जी लेवल्स जो आपके पास हैं, जो कि आपके क्वांटम केमिस्ट्री ने आपको दिए हैं, उन एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसकी हेल्प से थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट कर देता है। H को निकाल देगा, G को निकाल देगा, A को निकाल देगा, U को निकाल देगा, S को निकाल देगा, Q को निकाल देगा। कैसे निकालेगा वो हम इस पूरे कोर्स में देखने वाले हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मॉडल है जो कि क्वांटम केमिस्ट्री से एनर्जी लेवल्स को उठाकर लेकर आया और इस एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं या फिर किस तरीके से वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वांटम केमिस्ट्री ये रहा आपके पास, थर्मोडायनामिक्स ये रहा आपके पास। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग आपके पास एनर्जी लेवल होंगे। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पर इस एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेगा, यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ कहीं बीच के अंदर नहीं रह सकता, यहाँ पर बीच में वो क्या नहीं रह सकता। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग क्या होता है, आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स होते हैं। कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है, आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो इतना कम होता है, इसके बीच का जो गैप है वो इतना कम होता है कि आपको इनके बीच से गैप क्या होता है, नज़र ही नहीं आते। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एनर्जी लेवल्स हैं, ये मैंने बिल्कुल क्या किया हुआ है, मॉलिक्यूलर, मैं इसको बिल्कुल जूम करके देख रहा हूँ, आपको इनके बीच में क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा पीछे जाकर बहुत पीछे जाकर देखूंगा तो आपको एक स्टेज के अंदर जाके इसकी फोटो कैसे दिखेगी, इस तरीके की आपको फोटो दिखने जाएगी जहाँ पर आपको इसके गैप नहीं दिखते हैं। ये क्या होता है, मेरा मॉलिक्यूलर स्केल होता है। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्केल होता है। सब्सटेंस के अंदर बिल्कुल जूम करके हम लोग आगे जाकर देखेंगे चीज़ों को, तो आपको एनर्जी लेवल के अंदर क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर आप लोग कहाँ पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को बहुत दूर से देखूंगा, यानी कि मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बहुत दूर से देखूंगा, तो मुझे इसके बीच का गैप नहीं दिखेगा और मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि आपका मॉलिक्यूल यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, वो कहीं भी रह सकता है, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा, तो आपको दूर से वो ऑब्जर्व भी नहीं होगा। इसे आप लोग बोलते हैं मोलर स्केल के ऊपर। इसे क्या बोलते हो आप लोग, मोलर स्केल के ऊपर। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर है और आपका थर्मोडायनामिक्स कहाँ है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का है। ये चीज़ आपको पता है। पूरी क्वांटम केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 6 पोस्टुलेट यानी कि 6 पोस्टुलेट के ऊपर आपकी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बेस है। उन पोस्टुलेट के अंदर जितना भी कुछ है उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी क्वांटम केमिस्ट्री को समझ सकते हो। उसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास क्या है, 4 लॉज हैं, 4 लॉज हैं आपके पास। तो थर्मोडायनामिक्स को आप इस तरीके से पढ़ते हो, क्वांटम को आप इस तरीके से पढ़ते हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक्स से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। वो कनेक्ट कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी। विद द हेल्प ऑफ क्या, प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी। अब प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी क्या होती है, देखिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या। अब हर एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं, 10⁻23 है। तो आप लोग क्या करते हो, इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेते हो अलग से, इनको पढ़ लेते हो अलग से, इनको पढ़ लेते हो अलग से, उसके बाद क्या कर लेते हो, इनकी एवरेज को निकालते हो। तो इसीलिए बेसिकली ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस तरीके की रही होगी। ये क्या है, एक बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है। अब प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी के अंदर आपके पास क्या है, दो मॉडल हैं। दोनों मॉडल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आप यहाँ पर दो मॉडल देख रहे हो, एनसेम्बल हाइपोथेसिस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। लेकिन एनसेम्बल हाइपोथेसिस का हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि आखिर आपका एनसेम्बल हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, फिर से वही चीज़ आपके पास क्या है, ये आपके पास सब्सटेंस है। यहाँ पर आपके पास क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं 10⁻23। तो हर एक मॉलिक्यूल को अलग से समझना, अलग से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनका गुच्छा बनाते हो, यानी कि आप लोग क्या करते हो, बंच में इनको पढ़ते हो। आपने क्या किया, आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने इन 6 मॉलिक्यूल का एक अलग से बंच बना लिया, इन 6 मॉलिक्यूल का आपने अलग से बंच बना लिया, और आप लोगों ने इन 6 मॉलिक्यूल का कर लिया, अलग से बंच बना लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से पढ़ा, और आपने क्या किया, बाद में इनकी एवरेज को ले लिया। समझने के लिए मान लीजिए आपके पास किसी स्कूल के अंदर, मान लीजिए किसी बड़े स्कूल के अंदर 12th क्लास के अंदर आपके पास 500 स्टूडेंट्स की क्या है, स्ट्रेंथ है। अब उन 500 स्टूडेंट को उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, 500 स्टूडेंट्स की आपके पास स्ट्रेंथ है। इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है इन 12 सेक्शंस, यानी कि आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 सेक्शंस है। हर सेक्शन के अंदर कितने हैं स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है। सेक्शन आपके पास कितने हो गएंगे, ए हो जाएगा, ए सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। यानी कि 12th क्लास के 500 स्टूडेंट्स को 10 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हर सेक्शन के अंदर आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट हैं। और आपसे कोई पूछता है कि इस स्कूल का 12th क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है, आपको सिर्फ रिजल्ट बताने की कितना आपका रिजल्ट रहा है, क्या इस पूरे स्कूल का रिजल्ट रहा है, तो आपको वो चीज़ बतानी। तो आप कैसे बताते हो, आप लोग इन 500 स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या लेते हो, इसका भी रिजल्ट पढ़ लिया, इसका रिजल्ट देख लिया, इसका रिजल्ट देख लिया, सबका आपने क्या किया, इन सब के रिजल्ट्स को देखेगा, क्या निकालते हो, बाद में आप लोग एवरेज निकालते हो। अब 500 स्टूडेंट्स के पास जाना और उनके रिजल्ट्स को वहाँ पर जाकर चेक करना क्या रिजल्ट, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मान लीजिए सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है सेक्शन ए के अंदर। ये स्टूडेंट आपके पास कहाँ है, 50 स्टूडेंट है आपके सेक्शन ए के अंदर। तो जो टीचर आपका सेक्शन ए के अंदर पढ़ाएगा, आपने उसको एक काम दिया कि अपने 50 जो आपके पास बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के रिजल्ट को चेक करो, और उसके बाद मुझे सेक्शन ए का एवरेज रिजल्ट मुझे बताओ कि क्या आपका एवरेज रिजल्ट रहा है सेक्शन ए के बच्चों का। मान लीजिए सेक्शन ए के अंदर 10 बच्चों के 100% है, 10 बच्चों के 90% है, 10 बच्चों के 80% है, 10 बच्चों के 70% है, और 10 बच्चों के आपके क्या हैं, 60% है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, से 80% आपका हो जाएगा सेक्शन ए की एवरेज। इसी तरीके से मान लीजिए सेक्शन बी की एवरेज 70% निकल कर आई, सेक्शन सी की एवरेज इतनी निकल कर आई, आप लोगों के पास हर एक सेक्शन की एवरेज निकल कर आ गई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एवरेज निकाल लिया कि आपके पास जो एवरेज निकल कर आई कि स्कूल का रिजल्ट क्या रहा, मान लीजिए कि एवरेज आपका निकल कर आया 75%। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों की स्टडी कर सकते हो कि आप लोग क्या करो, बंच बना लो। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, ए सेक्शन ने अलग तरीके से करा, एक ए सेक्शन ने अलग बताया रिजल्ट, बी का रिजल्ट अलग आया है, सी का अलग आया है, डी का अलग आया है। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, सबका साथ में आपने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। इसी हिपोथेसिस के ऊपर बेस है आपका एनसेम्बल मॉडल। उसने क्या किया, सब्सटेंस के अंदर आपके पास जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स, तब ये मॉलिक्यूल्स तो आपके पास क्या हैं, बहुत सारे हैं। तो उसने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये पाइप है, ये आपके पास क्या है, दोबारा से मैं इसको बना देता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये पाइप है, पाइप के अंदर क्या कर रहा है, वाटर आपके पास यहाँ पर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। आप कह रहे हो कि जो मॉलिक्यूल्स आपके पास बीच में है ये फास्ट मूव करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर है स्लो मूव करेंगे, और जो आपके पास यहाँ पर है ये अलग स्पीड के अंदर मूव करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने इनका बंच बना लिया, उन्होंने क्या बना लिया, इसका गुच्छा बना लिया। उसने इस तरीके से पढ़ा इस चीज़ को। उसने क्या किया, उसने इन मॉलिक्यूल्स को अलग तरीके से पढ़ा,
इसको अलग तरीके से पढ़ा, इसको अलग तरीके से पढ़ा, मतलब इसको एक बार में पढ़ा, इसको एक बार में पढ़ा, इसको एक बार में पढ़ा। मान लीजिए कि वो इन तीनों चीज़ों के लिए क्या निकालना चाह रहा है, एंट्रोपी निकालना चाह रहा है। तो इसकी उन्होंने क्या निकाली, S1 निकाल लिया, इसका क्या निकाल दिया, S2 निकाल लिया, इसका क्या निकाल दिया, S3 निकाल दिया। उसके बाद इन तीनों की एवरेज लेकर पूरे की पूरे सब्सटेंस की एंट्रोपी को उसने कर दिया, डिफाइन कर दिया। एक तरीका ये होता है कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग बंच बना लो, जो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग गुच्छा बना लो, जो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग गुच्छा बना लो, और हर एक बंच का अलग तरीके से आप लोग क्या निकाल लो, थर्मोडायनेमिक एंटिटी को निकाल लो। और जब आप पूरे सब्सटेंस का निकालना चाहते हो तो हर एक बंच का अलग अलग जो आपने निकाला है उनका क्या कर लो, एवरेज कर लो। आपके पास पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, आपके पास उसकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये होता है जिसका यूज़ आप लोग कहाँ पे करते हो, एनसेम्बल हाइपोथेसिस के अंदर करते हो। एनसेम्बल का मतलब क्या होता है, गुच्छा। इसका मतलब क्या होता है, गुच्छा, यानी कि चीज़ों को गुच्छे के अंदर पढ़ना। आपके पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा थे, 10⁻23 के लेवल के आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल को अलग से पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग गुच्छा बनाया, जो मॉलिक्यूल्स बी तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग से गुच्छा बनाया, जो मॉलिक्यूल सी तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनका अलग से गुच्छा बनाया। यहां से आपने वैल्यू को निकाला, इस गुच्छे से आपने वैल्यू को निकाला, इस बंच से आपने वैल्यू को निकाला, इस बंच से आपने वैल्यू को निकाला, और जो आपके पास वैल्यूज निकल कर आई हैं लास्ट में, इनकी आपने क्या ले ली, एवरेज वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया। तो एक मॉडल था, ये मॉडल आपका तब है जब क्वांटम केमिस्ट्री आपके पास नहीं थी। बिफोर क्वांटम केमिस्ट्री एनसेम्बल हाइपोथेसिस आपका चल रहा था, लेकिन ये मॉडल आपके सिलेबस के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक बंच की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स तो आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो आपको नहीं आती। आप लोग तो अभी क्या कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को सीख रहे हो, तो वो हमें अभी नहीं पता, इसीलिए एनसेम्बल हाइपोथेसिस आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया, आपको पता है कि आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल्स आप लोगों के पास कहाँ से हैं, क्वांटम केमिस्ट्री की हेल्प से उसने एनर्जी लेवल्स को बना दिया, और फिर उसने देखा कि इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 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 और जब ये मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, यानी कि इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ की हेल्प से उसने थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व वो कैसे कर सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है। मान लीजिए आपके पास ये एनर्जी लेवल्स हैं, मान लीजिए क्या है, आपके पास ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब आप कह रहे हो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे वाले एनर्जी लेवल के अंदर, यहाँ पर आपके पास क्या है, इस वाले एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ इन्हीं लेवल के अंदर आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल हैं। सेम आपके पास फिर आपके पास क्या हुआ, ये जो आपके पास दो मॉलिक्यूल जो आपके पास यहाँ पर थे, ये क्या हो गए, ये एक्साइट होकर कहाँ चले गए, हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले गए। ये कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अगर आपके कुछ मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब क्या, उसका प्रेशर बढ़ गया। तो इस तरीके से वो थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को रिलेट करने लगा कि आपका किस तरीके से आप लोग इन मॉलिक्यूल के रीडिस्ट्रीब्यूशन को थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को रिलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर गए, उसकी एनर्जी बढ़ गई, यानी कि उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ गई, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, यानी कि उसकी क्या बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, आपका जो ये मॉलिक्यूल है ये आपका यहीं पड़ा हुआ है, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं आपके क्या हैं, यहीं पर हैं, तो इस स्टेज की एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, सबको सम कर दो, वो क्या बन जाएगा आपके पास, पूरे सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। कैसे पता है, क्वांटम केमिस्ट्री से पता है। आपको हर एक एनर्जी लेवल पे कैसे आप लोग उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हो, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको इस स्टेट की एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला पता है। इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल है तो इसकी एनर्जी आप लोग निकाल सकते हो, इसकी निकाल दोगे, इसकी निकाल दोगे, सबको सम कर दो तो क्या निकल जाएगी आपके पास, टोटल इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। एनसेम्बल थ्योरी ने क्या किया, उसने मॉलिक्यूल्स को गुच्छे के अंदर पढ़ना शुरू किया। एक गुच्छा ये रहा, एक गुच्छा ये रहा, एक गुच्छा ये रहा, एक गुच्छा ये रहा। इन हर एक गुच्छे की उसने वैल्यूज़ को निकाला। इस गुच्छे की इंटरनल एनर्जी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। उसके बाद उसने क्या कर लिया, चारों की एवरेज ले ली और उसने पूरे की पूरे सब्सटेंस की बोल दी कि इस पूरे सब्सटेंस की ये आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इसको समझना मुश्किल है क्योंकि इस टाइम पे अब इसको पढ़ने के लिए आपको
आपको गुच्छे की प्रॉपर्टी भी तो निकालनी आनी चाहिए कि इस गुच्छे की इंटरनल एनर्जी आप किस तरीके से निकालोगे, तो वो चीज़ तो हमें आती नहीं, इसलिए आपका ये मॉडल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर आप लोग गए आफ्टर क्वांटम वाले मॉडल के ऊपर, वो क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। वो क्या करता है, वो एनर्जी लेवल्स का यूज़ करता है। एनर्जी लेवल्स आपके पास कहाँ से निकल कर आए, क्वांटम केमिस्ट्री से आपके पास एनर्जी लेवल्स निकल कर आ गए। तो वो उस एनर्जी लेवल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है या फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रहे हैं, उसकी हेल्प से आपकी थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को निकालना उसने शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल से उठकर ऊपर जाएंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऊपर चला गया। अगर आपका मॉलिक्यूल लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऊपर गया, यानी कि उसके अंदर की रैंडमनेस बढ़ गई। अगर उसके अंदर की रैंडमनेस बढ़ गई तो आप लोग वहाँ से एंट्रोपी को रिलेट कर सकते हो। अगर आप लोग हर एक एनर्जी की स्टेट की एनर्जी को निकाल कर ऐड कर दोगे तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, टोटल इंटरनल एनर्जी को भी निकाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप लोग क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। और इस तरीके से आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हो। तो आपको बस फॉर्मूला पता चल जाए कि इस एनर्जी स्टेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, इस एनर्जी स्टेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, या कितने तरीके से ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और इन्हीं फॉर्मूले को याद करने वाले हैं हम लोग कहाँ पर, पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, कि आपके इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। आपके पास मान लो 5 आपके पास मॉलिक्यूल है, 3 आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, तो किस तरीके से आप इन 5 मॉलिक्यूल को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। उस टाइप के फॉर्मूले को आप लोग कहाँ पढ़ोगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ोगे। और किस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसके लिए आपके पास क्या होता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इन मैथमेटिक्स, जिसके फॉर्मूले के अंदर आपके पास फैक्टोरियल होता है। फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपके पास किसका होता है, किस तरीके से आप लोग किस तरीके से आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हो अलग अलग एनर्जी लेवल का। इसीलिए आपके पास फॉर्मूले के अंदर फैक्टोरियल आया, वरना कुछ बच्चे तो इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि ये फैक्टोरियल कहाँ से आ गया केमिस्ट्री के अंदर। तो वो फैक्टोरियल इस तरीके से आया है कि आप लोग कितने तरीके से इन पाँच मॉलिक्यूल को इन एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 5 यहाँ भी रह सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 यहाँ रहे, 2 यहाँ रहे, 1 यहाँ रहे। एक और क्या हो जाएगा आपके पास, 3 यहाँ रहे, 2 यहाँ रहे। एक और क्या हो जाएगा आपके पास, 3 आपके पास यहाँ रहे, 1 यहाँ रहे और 1 यहाँ रहे। ये इस तरीके के आपके पास वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं उसके ऊपर आपका, कितने डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे हो सकते हैं उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, अपना एंट्रोपी को निकाल सकते हो, आप लोग वॉल्यूम को निकाल सकते हो, आप लोग टेम्परेचर को निकाल सकते हो, आप लोग प्रेशर को निकाल सकते हो, आप लोग एच को निकाल सकते हो, आप लोग जी को निकाल सकते हो, यू को निकाल सकते हो, ए को निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालेंगे ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पार्टीशन फंक्शन को पढ़ लेंगे। अभी सारी चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से आप लोग निकालोगे, लेकिन कुछ मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे इसने क्वांटम केमिस्ट्री को रिलेट किया है थर्मोडायनामिक्स से। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री कैसे इसने थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को निकालना शुरू किया, और क्या आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो आगे मैंने कुछ बातें और लिखी हुई है। आफ्टर स्टडिंग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, मीनिंग ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक कंसेप्ट जनरली चेंजेस। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने PV, ST, HG, AU को प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, इन सबको आपने अलग तरीके से पढ़ा है। किस तरीके से आपका गैस एक्सपैंड हो रहा है, वर्क डन क्या है, हीट क्या है, आपने इस तरीके से पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल्स इन थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक जनरली क्या करता है, थर्मोडायनामिक कंसेप्ट को, उसको देखने का नज़रिया आपका जनरली क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, वॉल्यूमेट्रिक वर्क अकर्स बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन बिकॉज दैट रिजल्ट इन एनर्जी ट्रांसफ़र। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्या है, एनर्जी की क्या है, एनर्जी लेवल्स आपके पास यहाँ पर हैं। इस एनर्जी लेवल के अंदर क्या है आपके पास, मॉलिक्यूल्स आपके पास अरेंज है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ से उठकर कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए, तो आपका मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, आपके मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की तरफ चले गए, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है आपके पास, या तो वर्क डन है या तो हीट है। हीट आपने दी नहीं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या हुआ होगा,
वर्क डन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? वर्क डन आपका हुआ होगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी तो ये ऊपर जाएंगे। जब आपके मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आते हैं, जब आपके मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल के ऊपर आएंगे तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर आप लोग एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब क्या? वर्क डन। अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो इसका मतलब क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आप लोग एनर्जी देकर आप लोग मॉलिक्यूल को लो एनर्जी लेवल से ऊपर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप लोग? वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब आप लोग इस सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तभी तो आप लोग उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जा सकते हो। तो इस तरीके से भी उसने रिलेट करना शुरू किया कि कैसे आप लोग का मॉलिक्यूल का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वहाँ से आप लोग वर्क को कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस तरीके से भी आप लोगों को सोचना शुरू करना पड़ेगा कैसे आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने वाले हो। उसके बाद एंट्रोपी राइजेस बिकॉज ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऊपर जाएंगे तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो। जनरली कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मो rely on or depend on distribution or redistribution of molecules among different energy level। तो जितनी भी आप लोग स्टैटिक थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात करने वाले हो वो पूरी के सारे कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड होने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका मॉलिक्यूल किस तरीके से एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं या फिर वो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके बेस के ऊपर आप लोग पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने वाले हो। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर कैसे आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो, लिमिटेशन क्या है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की, और कैसे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था और हमने साथ ही साथ क्या किया है? सिलेबस को भी डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में आ गया कि आखिर आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं आपको चीज़ें सही से समझा पाया हूँ या फिर नहीं समझा पाया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को इसको रिलेट कर सकूँ क्वांटम केमिस्ट्री और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तब भी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं कोई और तरीके से किसी नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए आप लोग हमें पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और फ़ोनपे कर सकते हैं, ताकि आपके कंट्रीब्यूशन की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कुछ भी पेड नहीं है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।